हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं सार्जेंट रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, ओके, जो कि 1944 में आया था। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड है, भाई बहन, रिलेटिव, रिश्तेदार, सबके साथ फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए जुड़ चुके हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ साथ लाइक भी कर देंगे। तो सार्जेंट रिपोर्ट को देखने वाला है। तो सार्जेंट रिपोर्ट आया कब था? आपका 1944 में आया था, ओके। तो सार्जेंट रिपोर्ट पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो मैनी एफर्ट टेकन बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को भारत में बढ़ा सकेंगे। तो इसके लिए आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन से 1913 में आया था। फिर एक सैडलर कमीशन का रिपोर्ट आया था 1917 में। फिर एक हरतोग कमिटी रिपोर्ट आया था 1929 में, ओके। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रेजोल्यूशन 1913, सैडलर कमीशन रिपोर्ट 1917 और हरतोग कमिटी रिपोर्ट 1929 में आया था। तो देयर वर नॉट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो उसके बाद आपका एक वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रपोज किया गया था 1937 में, वो एक आया था। और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका ड्यू टू कांग्रेस मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन इन 1939। भारत उस समय एजुकेशन कंडीशन इतना ज्यादा इंडिया में अच्छा नहीं था और ब्रिटिशर्स को ये भी इसके बारे में पता था। तो 1944 आते आते तो सर जॉन सार्जेंट जो थे उनको टास्क दिया गया, was given the task to prepare a comprehensive scheme of education in India, ओके। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने पहला चीज तो ये पढ़ा कि सार्जेंट रिपोर्ट जो आया था 1944 में आया था। बहुत सारे एफर्ट लिए गए थे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से हम एनहांस कर सके एजुकेशन इन इंडिया को। तो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स पास हुए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था 1913 में। सैडलर कमीशन का रिपोर्ट आया था 1917 में। हरतोग कमिटी का रिपोर्ट आया 1929 में, ओके। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट, बहुत सारे इतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे थे इंडिया में। उसके साथ साथ वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी आया था महात्मा गांधी के अंडर 1937 में, ओके। फिर एजुकेशन, उस समय एजुकेशन इतना सही कंडीशन में नहीं था इंडिया में। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने 1944 में सर जॉन सार्जेंट को एक टास्क दिया गया, जिनको ये बोला गया कि आपको एक कंप्रेहेंसिव स्कीम बनाना है एजुकेशन इन इंडिया के लिए। तो सार्जेंट प्लान 1944, तो एक 22 मेंबर का कमिटी का गठन किया गया, 22 मेंबर्स का कमिटी का एक गठन किया गया और उनको एक टास्क दिया गया। अब कौन सा टास्क दिया गया? कि उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना है, कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है एजुकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है। इसको एक मिनट के लिए पढ़िए। तो यहाँ पे एक सेटअप हुआ था 22 मेंबर का कमिटी। सार्जेंट प्लान जब आया, एक 22 मेंबर का कमिटी को गठन किया गया और इनको टास्क दिया गया कि ये एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑन एजुकेशन। तो 1944 में जो उन्होंने एक सबमिट किया, एक रिपोर्ट सबमिट किया, किसको? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ओके। और उसको एक्सेप्ट कर दिया गया और उसको इंप्लीमेंट भी किया गया। तो इस स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, जो स्कीम ऑफ एजुकेशन को लॉन्च किया गया था, इसको कौन सा नाम रखा गया? सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन रखा गया 1944 में। तो सार्जेंट प्लान एक पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था जिससे हम डेवलप करेंगे नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में, ओके। तो टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर्स हुआ करते थे। टोटल कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, कवरिंग एजुकेशन प्लान फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो सार्जेंट प्लान जो था वो कंप्लीटली फोकस कहां से कर रहा था? प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक फोकस कर रहा था, ओके। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वाज पॉइंटेड इन दिस स्कीम, मतलब हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, पॉइंट आउट किया गया, जो कि प्री प्राइमरी से लेके आपका नेशनल यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे के सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे उसको भी आइडेंटिफाई किया गया यहाँ पे।
अब देखिए ये जो प्लान ऑफ एजुकेशन आया था 1944 में, ये बेसिकली किसके लिए आया था, याद रखिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया था। ओके, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन को और नर्सरी स्कूल्स को, किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब द एम ऑफ नर्सरी स्कूल टू टारगेट 3 to 6 ईयर एज चिल्ड्रन फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ से 3 से जो 6 साल के बच्चे थे उनको बेसिकली टारगेट किया गया फॉर द प्री प्राइमरी एजुकेशन। फिर उसके बाद जो मेन एम हुआ करता था नर्सरी स्कूल का, अब नर्सरी स्कूल का मेन एम क्या होता था कि हम किस तरीके से एनहांस करेंगे, किस तरीके से प्रोमोट करेंगे सोशल एक्सपीरियंस एंड जनरल बिहेवियर। अब नर्सरी स्कूल का मेन मकसद यही होता था कि प्रमोट करना, सोशल एक्सपीरियंस को प्रमोट करना और जनरल बिहेवियर को प्रमोट करना। फिर उसके साथ साथ इन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि एक प्री प्राइमरी और नर्सरी एजुकेशन को सेटअप किया जाएगा, फ्री में प्री प्राइमरी और नर्सरी एजुकेशन को सेटअप किया जाएगा, इसके ऊपर भी फोकस हुआ करता था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, देखिए मेन रिकमेंडेशन जो थे इनके प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हुआ करता था, नर्सरी स्कूल्स के ऊपर फोकस होता था, और इनका जो टारगेट ग्रुप था वो 3 से 6 साल के बच्चे जो थे उनको टारगेट किया जाता था। और उसके साथ साथ इनका मेन एम क्या है, नर्सरी स्कूल्स को एनहांस करना, प्रमोट करना सोशल एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ ये फ्री में प्री प्राइमरी और नर्सरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशंस दी थी। ओके, प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी एट सम इम्पैक्ट ऑन द सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया था 1937 में, जो कि गांधी जी की फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड था। तो गांधी जी के फिलोसॉफी के ऊपर बेस के हिसाब से तो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन को भी लेके आया गया। अब यहाँ पे जो बेसिक स्कूल्स होंगे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, जो एक को जनरल जूनियर बेसिक स्कूल्स रखा जाएगा और एक को सीनियर बेसिक स्कूल्स रखा जाएगा। जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए जूनियर बेसिक स्टेज होगा। ओके, और उनका पढ़ाई यहाँ पे कंपलसरी होगा, और यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होंगे, 1:30। ओके, 1:30 वाज टू द स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब सीनियर बेसिक स्कूल्स के लिए 11 से 14 साल के एज ग्रुप्स को टारगेट किया जाएगा, और यहाँ पे 1:25 का रेशियो होना चाहिए। ओके, मदर टंग को यूज किया जाएगा, उनके मातृभाषाओं में पढ़ाया जाएगा जूनियर स्कूल्स में। बट सीनियर बेसिक स्टेज में यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड टेक द फाइनल डिसीजंस की कौन से भाषाओं में उनको पढ़ाना है। इंटरनल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। सो इंटरनल एग्जामिनेशंस विल बी देयर। ओके, इंटरनली एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे स्कूल्स में इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या क्या पढ़े, तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये गांधी जी के फिलोसॉफी में बेस्ड था। यहाँ पे स्कूल्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक जूनियर स्कूल्स होंगे और एक सीनियर बेसिक स्कूल्स होंगे। जो जूनियर स्कूल्स किसके लिए होंगे, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए जूनियर स्कूल्स होगा, टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:30 होगा। और जो सीनियर बेसिक स्कूल्स होंगे 11 से 14 साल के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होगा, 1:25। मातृभाषाओं में पढ़ाया जाएगा जूनियर स्कूल्स में, बट जो हायर स्कूल्स में यहाँ पे डिसाइडेड किसके द्वारा होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा डिसाइडेड किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशंस के ऊपर फोकस किया जाएगा रेदर देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस। और उसके साथ साथ हाई स्कूल्स के लिए इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, अब देखिए हाई स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने ये रिकमेंड किया था, हाई स्कूल एग्जामिनेशन एजुकेशन वाज पेड एंड 50% फ्री स्टूडेंटशिप वुड बी प्रोवाइड वेयर एप्लीकेबल। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की भी बात की गई थी, 50% स्कॉलरशिप। हाई स्कूल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बात की, एकेडमिक और टेक्निकल में। एकेडमिक स्कूल्स में आपको आर्ट, प्योर साइंस के ऊपर पढ़ाया जाएगा। टेक्निकल स्कूल्स में बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि यूज ऑफ मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को टॉट किया जाएगा एज ए सेकेंड कंपल्सरी लैंग्वेज। क्लियर हुआ? अब हमने रिकमेंडेशंस हाई स्कूल एजुकेशन के बारे में सार्जेंट कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। तो हाई स्कूल एजुकेशन जो होगा वो पेड वर्जन में होगा, पेड फॉर्म में होगा, और जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट होंगे उनको 50% पेमेंट देना पड़ेगा। हाई स्कूल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक एकेडमिक एक टेक्निकल। एकेडमिक में बेसिकली प्योर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे आर्ट हो गया, साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल सब्जेक्ट्स हो गया, ये सब पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि यहाँ पे मदर टंग में पढ़ाया जाएगा बच्चों को, मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
इंग्लिश को इन्होंने रखा है, इंग्लिश टू बी टॉट एज द सेकेंड कंपल्सरी लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ने क्या क्या रिकमेंड किया था? देखिए यूनिवर्सिटी डिग्री जो होंगे 3 साल के लिए होने चाहिए। ओके, दे वांटेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड ओनली कैपेबल स्टूडेंट्स वर टू बी मेड अलाउड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरिटियस स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी रिकमेंड किया, रिकमेंड टू अपॉइंट दी वेल ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स। अब वेल ट्रेन्ड टीचर्स के साथ साथ कॉम्पिटेंट टीचर्स भी पढ़ाएंगे। हायर स्टैंडर्ड रखा जाएगा पीजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज को स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाएगा। और दे वांटेड ऑल द यूनिवर्सिटीज एज पर द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज। अब जितने भी यूनिवर्सिटी सेटअप किए जाएंगे भारत में, इंडिया में, वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के हिसाब से बने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे सार्जेंट प्लान में? तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी डिग्री को 3 साल का रखा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेबल स्टूडेंट्स को ही अलाउ किया जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि वेल ट्रेन्ड और कॉम्पिटेंट टीचर होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में। जो पीजी के कोर्सेस हैं उनको, उनका स्टैंडर्ड को इंप्रूव करेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। फिर उसके साथ साथ इन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया था? तो देखिए यहाँ पे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड क्राफ्ट्स के ऊपर पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेटेड कोर्सेज होंगे, जो लो कैटेगरी वर्कर्स होंगे उनके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे। प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा टेक्निकल हाई स्कूल्स में। ओके, देन दे कैन टेक एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा टेक्निकल हाई स्कूल्स में। ओके, और उसके साथ साथ एजुकेशंस वो ले सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज में, और उसके साथ साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। अब हम पढ़ते हैं मेरिट ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट। अब क्या क्या मेरिट देखने को मिलता है सार्जेंट रिपोर्ट का? ये पहला स्कीम था जो कि सभी लेवल ऑफ एजुकेशन को कवर कर रहा था, प्री प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक कवर कर रहा था, और उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन को भी कवर कर रहा था। यहाँ पे टीचर्स के ट्रेनिंग के ऊपर भी इंपॉर्टेंस दिया जाता था और प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म बिल्डअप करने की बात कर रहा था। स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट करने की बात कर रहा था। ओके, ताकि वो अपना कमाई कर सके, लाइवलीहुड कमा सके। उसके साथ साथ यहाँ पे हैंडीकैप्ड एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड के ऊपर भी पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्जेंट कमीशन रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन 1945। द टाइम लिमिट वॉज रिड्यूस टू 16 ईयर्स फ्रॉम 40 ईयर्स। फ्री एजुकेशन देने की बात की गई प्राइमरी लेवल्स में 6 से 11 साल के बच्चों को, और जिसे एक्सेप्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ स्कीम 40 करोड़ ऑफ रुपीज वे टू बी गिवन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे सार्जेंट रिपोर्ट्स का मेरिट हमने पढ़ा। तो ये पहला स्कीम था जो कि प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, टेक्निकल लेवल तक पढ़ाया जाता था। टीचर्स के ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहा था, प्रॉपर प्रोफेशंस बिल्डअप करने की बात कर रहा था। स्टूडेंट को यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट करने की बात की गई थी ताकि वो अपना लाइवलीहुड कमा सके। ओके, और उसके साथ साथ एजुकेशन, हैंडीकैप्ड एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। अब देखिए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को 1945 में। ओके, अब टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया 16 ईयर्स को फ्रॉम 40 ईयर्स। फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी प्राइमरी लेवल में। ओके, 6 से 14 साल को बच्चों को, जिसको एक्सेप्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट स्कीम 40 करोड़ ऑफ रुपीज, 40 करोड़ रुपीज मिला किसको? राज्य सरकार को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू सार्जेंट प्लान। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेट है सार्जेंट प्लान के लिए। कम्युनल रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट, फेमाइन इंस्पेक्शन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट। आपको कमेंट सेक्शन में कहां पे बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज डू रेस्पॉन्ड इन द कमेंट सेक्शन। तो सार्जेंट प्लान जो था, इट वाज द रिपोर्ट ऑफ सार्जेंट कमीशन। इसको हम पोस्ट वॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोला जाता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोस्ट वॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ये 1944 में आया था। ओके, अब यहाँ पे सरकार क्या करना चाह रहे थे? ब्रिटिश सरकार फ्यूचर डेवलपमेंट करना चाह रहे थे लिटरेसी और एजुकेशन के ऊपर। तो रिपोर्ट जो था वो फोकस किसके ऊपर कर रहा था? ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट करना चाह रहा था, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक।
प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक पूरा का पूरा ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा था। द रिपोर्ट एम्फसाइज ऑन प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एजुकेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्री प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। इसका जो रिपोर्ट था किसको सबमिट किया गया था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, याद रखिए CABE 1944 में इसका फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया गया था बाय दी सार्जेंट। ओके, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? तो इसका आंसर आपको कहां पे बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो IFS लेके आया है आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाइव कोर्सेस एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस। तो जो भी UGC नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं, वेरियस सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र सेट को जो भी टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे लाइव बैचेस है, रिकॉर्डेड कोर्सेस है, लेक्चर सीरीज है, टेट सीरीज है। तो यहाँ पे आपको 100% गारंटी मिल रहा है कि दैट आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा IFS के साथ। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में यहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल है। बस आपको जाना है, आपको जो भी चॉइसेस है आप उस कोर्सेस को परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको हमारे जो बेस्ट फैकल्टीज है उनके डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एग्जाम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कट ऑफ एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, सब कुछ मिल जाएगा। सिंपली आपको कहाँ पे विजिट करना है? हमारा जो वेबसाइट है ifsonline.com, ओके, www.ifsonline.com में आपको विजिट करना है, जहां पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपके लिए पेपर 1 के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको ifsonline.com में विजिट करना है और जो भी जितना भी वहां पे कंटेंट फ्री के कंटेंट है वो सारे के सारे कंटेंट्स को आपको क्या करना है? पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। उसके साथ साथ ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए, IFS का पार्ट बनिए। आइदर पेड में भी पार्ट बन सकते हैं या फिर फ्री में भी पार्ट बन सकते हैं। बस आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, ओके, एंड डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कीजिए एंड डेफिनेटली आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आपका फोटो आ सकता है। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक फ्री के IFS ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सिंपली आपको कहां पे विजिट करना है? गूगल प्ले स्टोर में विजिट करना है, ओके, या फिर यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा आपको। सिंपली info@ifsonline.com में विजिट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर फ्री कंटेंट में जाते हैं, फ्री ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो फ्री में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्री के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 रिलेटेड जितने भी कंटेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है? www.ifsonline.com में आपको विजिट करना है, ओके। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, ओके। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं, ओके। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पूछा है उसका आंसर्स डेफिनेटली रिप्लाई करके बताइए, ओके। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ विद सम न्यू कंसेप्ट। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।